अनिल जी, क्या क्या सुविधाएं बनारस में जो कोरोना के संक्रमण को लेकर मरीजों की जो स्थिति है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कि आज जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, क्या यहाँ पर सरकार का फेल्योर मानना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। जब इस तरह की सुनामी की दस्तक आ गई थी तो क्या भारत के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं क्या उनको 6 महीने के लिए आगे नहीं टाला जा सकता था? राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता था? या उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, अप्रैल का महीना बहुत ही मारक रहा है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या उस पर कुछ हो सकता था? इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर कुछ जजमेंट दे सकता था? लीजिए, वाराणसी में जो और राज्य मंत्री और विधायक हैं वो विधायक निधि से कोरोना महामारी में कुछ फंड निकालकर बनारस की जनता को और चिकित्सा के लिए कर रहे हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपने अपने विधायक निधि से बनारस की जनता के लिए क्या किया, इसके बारे में जानकारी दें। इसमें जो नॉन कोविड मरीज हैं, जो और रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए अस्पतालों में बेड मिल पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। दर्शकों, कोरोना का दंश इस समय पूरे विश्व को काट रहा है और जिस तरह से कोरोना महामारी का दूसरा लहर इस समय बढ़ा है उसने लोगों की जान आफत में डाल दी है। हम वाराणसी शहर में हैं और वाराणसी शहर की स्थिति दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की मरीजों से बढ़ती जा रही है। सरकार और प्रशासन अपने स्तर से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम मरीजों के जान को बचा सकें और जितनी भी सुविधाएं हों उनको देख सकें। इन सुविधाओं पर और बनारस में क्या क्या सरकार कर रही है, इस विषय पर बात करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। अनिल जी, क्या क्या सुविधाएं बनारस में जो कोरोना के संक्रमण को लेकर मरीजों की जो स्थिति है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं तो ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है और पूज्य प्रधानमंत्री जी का प्रयास कि कल से जो ऑक्सीजन की समस्या थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। कल बनारस में ऑक्सीजन की सप्लाई जिस तरह से की गई और आसपास के जनपदों में भी वो काफ़ी राहत देने वाली बात रही है और मुझे लगता है कि रेडमे शिविर का भी जिस तरह से आपूर्ति की जा रही है, जिस तरह से उपलब्धता उसकी हो रही है और जिस तरह का प्रयास दिल्ली से लेकर लखनऊ तक किया जा रहा है, मुझे लगता है कि 48 घंटे में चीज़ें काफ़ी और सुधरेंगी। कल से काफ़ी राहत हुई है, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती है और इसमें हम सब लोगों को मिलजुल के लड़ना है। एक चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं, मैं आपकी टीम से भी, आपकी यूनिट से भी और आपके माध्यम से जितने आपके दर्शक हैं उन सभी लोगों से हम लोग अपील करना चाहते हैं। बड़ी चुनौती है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो, बड़ी संख्या में लोग अपनी जान दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। अभी भी हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखें। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता है। मेरे लिए विशेष दुख का विषय है बनारस में जिस तरह से कोरोना ने लोगों की जान ली है। खुद हमारी विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं जो इसकी चपेट में हैं। खास तौर पर हमारा आशापुर, हमारा तिलमापुर, हमारा लेढ़ूपुर, सोएपुर, पिसौर, कई ऐसे गांव हैं जहां कोरोना की वजह से कई लोगों की जान गई है। हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम ऐसे जो विपत, आफत, जो इतने बड़े संकट को झेल रहा है जो परिवार, हम परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। अनिल जी, एक प्रश्न यहाँ पर आता है, जो पिछले साल पहला लहर आया था कोरोना का, तो प्रधानमंत्री
का जो राहत कोष है उससे सारे देश के राज्यों को फंड रिलीज किया गया कि ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाए। उत्तर प्रदेश में खुद ऑक्सीजन के 14 प्लांट हैं, लेकिन वो क्रियान्वयन में नहीं हैं, कार्यरत नहीं हैं। तो क्या सरकार ने उस राहत कोष के जो पैसे आए उस पर ध्यान नहीं दिया कि पहले ऑक्सीजन प्लांट को हम समुचित रूप से बना सकें, क्योंकि आज जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। क्या यहाँ पर सरकार का फेल्योर मानना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कोरोना इस तरह से वापसी करेगा। उसकी जो मारक क्षमता है और उसका जो फैलाव वो 30 गुना ज्यादा बढ़ के आया है। हम पिछले बार की अपेक्षा उम्मीद कर रहे थे 2-4% बढ़कर आएगा, 10% बढ़कर आएगा, इस तरह की तैयारी हम लोगों ने किया था। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि 30% बढ़कर कोरोना इस तरह से अपने प्रभाव, अपनी क्षमता को बढ़ाकर हमारे बीच में वापसी करेगा। इसकी कल्पना, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। इसकी कल्पना देश नहीं, दुनिया ने भी नहीं की रही होगी, किसी ने भी नहीं की होगी कि इस तरह से इतना व्यापक अपना प्रभाव लेकर कोरोना वापसी करने जा रहा है। ये फेलोर का विषय नहीं है। ये सही है कि अगर हम कल्पना करते उस समय कि नहीं 50% बढ़कर वापसी करेगा, 20% वापसी करेगा, 25% वापसी करेगा, ना हमारे किसी वैज्ञानिक ने कल्पना की, ना हमारे किसी डॉक्टर ने कल्पना की, किसी ने कल्पना नहीं की। और 30 गुना आज भी है। आप सब लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी आ रही है, प्रशासन के अंदर की बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि 30% बढ़कर अपनी मारक क्षमता के साथ कोरोना ने वापसी किया है। जो सबसे बड़े समस्या की जो जड़ है, हमने जो तैयारी की, सरकार ने जो तैयारी किया, जो पूज्य मोदी जी ने तैयारी किया, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन ये वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को पंगु बनाकर रख दिया है, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने ज्यादा स्तर पर अपनी क्षमता को बढ़ाकर वो हमारे बीच में फिर से वापसी करने वाला है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा जो सक्षम और सामर्थ्य नेतृत्व है, आज देश का सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व आज पूज्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। आज जितना तेजी से चीजों को संभाला गया है, पूरे फोर्स को लगाया गया है, आर्मी को लगाया जा रहा है, हम कोई भी कोर कसर आज छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जो भी विकल्प हो सकते हैं, कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिस पर विचार सरकार न करती हो, और रात दिन प्रयास हो रहा है और उसका असर भी अब आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। कल से और आज तक में काफी सुधार हुआ है। आने वाले 48 घंटे में मुझे लगता है कि स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में हम लोग कर ले जाएंगे। अनिल जी, ये लहर नहीं कहेंगे, एक तरह का सुनामी है कोरोना का, जैसा कि अभी आपसे बात हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया भी पूछना चाहती है, जनता भी पूछना चाहती है। जब इस तरह की सुनामी की दस्तक आ गई थी, तो क्या भारत के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या उनको 6 महीने के लिए आगे नहीं टाला जा सकता था? राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता था? या उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, अप्रैल का महीना बहुत ही मारक रहा है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या उस पर कुछ हो सकता था? इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर कुछ जजमेंट दे सकता था? नहीं, सरकार तो हमेशा तैयार थी। अब जब एक बार अधिसूचना लागू हो जाती है तो पूरी तरीके से स्थिति चुनाव आयोग के हाथ में होती है। चुनाव आयोग हमें कहता कि चुनाव रोकिए, हम चुनाव रोकते। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव रोकने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव कराइए, चुनाव हम करा रहे हैं। ये चुनाव की जो गेंद है, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के पाले में थी। अब उस पर चुनाव आयोग को फैसला करना था। चुनाव आयोग ने जो फैसला किया उसका पालन सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विषय है, तो हम तो कोर्ट गए कि इस चुनाव को रोक दिया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, आदेश आया कि नहीं, चुनाव आप कराइए। तो चुनाव हमारा कराना मजबूरी है, आप समझ सकते हैं। हम तो कोर्ट गए इसीलिए कि चुनाव रोक दीजिए। पहले पोलिंग से हम 24 घंटा पहले गए कि चुनाव हम बाद में करा लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव रुके। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप चुनाव कराइए, हम चुनाव करा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र बॉडीज़ हैं इंडिया की, उन्होंने चुनाव करने के लिए कहा तो सरकार को उनके आदेश का पालन करना पड़ रहा है। अनिल जी, वाराणसी में जो और राज्य मंत्री और विधायक हैं वो विधायक निधि से कोरोना महामारी में कुछ फंड निकालकर बनारस की जनता को और चिकित्सा के लिए कर रहे हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपने अपने विधायक निधि से बनारस की जनता के लिए क्या किया, इसके बारे में जानकारी दें। नहीं, देखिए, पिछली बार भी हम लोगों ने किया और मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। मेरा एक ऑडियो वायरल कुछ लोग कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि विधायक निधि सस्पेंड थी, इसको बहाल होना था अप्रैल में और मार्च में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना लग गई। विधायक निधि बहाल हुई नहीं बहाल हुई, एक तो ये विषय है। विधायक निधि का मैं आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब विधायक निधि जो शब्द है जिसको हम विधायक निधि कहते हैं, अब उसको भी सरकार ने बदल दिया है। अब विधायक निधि को हम विकास निधि कहेंगे। पहले तो एक चीज हम स्पष्ट कर दें, जो हमारे साथियों ने पत्र लिखा है, हमारे कई माननीय विधायक हैं जो शुरू से कुछ पैसा अपने निधि का बचा के रखते हैं, जैसे पहले वित्तीय वर्ष का पैसा, दूसरे वित्तीय वर्ष का पैसा, तीसरे वित्तीय वर्ष का पैसा। हो सकता है उनके विधायक निधि का पैसा उनका बचा हो, तो वो लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, वो चाहें तो वो पैसा लिख सकते हैं। जिन माननीय विधायकों ने अपना पूरा पैसा खर्चा कर दिया होगा वो नहीं लिख सकते। मेरे हाथ में एक चिट्ठी है, मैं जानता था कि ये सवाल आएगा। ये माननीय सुरेश खन्ना जी की चिट्ठी है, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं। 17 तारीख को ये चिट्ठी आई है, 17 अप्रैल को, अभी 17 अप्रैल को ये चिट्ठी आई है कि सरकार ने ये फैसला किया है और निश्चित तौर पर उनकी चिट्ठी आ रही है तो आयोग से भी उन्होंने बात किया होगा कि हमारी जो विकास निधि है, हम चाहें तो हम कुछ कोविड के इस संक्रमण की चुनौती का जो सामना हम सब लोग कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल को या किसी को हम कुछ सुविधा हम दे सकते हैं। अब जैसे मार्गदर्शन आ गया ऊपर से, हम लोगों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन आ गया। पहले क्या दुविधा थी कि क्या चुनाव आचार संहिता लागू है, सारे काम रुक जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम कैसे उस समय चिट्ठी लिख सकते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय, विधायक निधि सस्पेंड है, जिसके निधि में पैसा होगा वो लिख सकता है। वो बेचारे ने लिखा, उन लोगों ने लिखा, उसका सदुपयोग प्रशासन ने किया कि नहीं किया, ये भी देखिए। अब जाकर हमारे सम्मानित वित्त मंत्री जी का स्पष्ट तौर पर हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, और मिला ही भी नहीं है, आदेश भी हुआ है कि हम सब लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। अब मैंने आज सीएमओ से वार्ता करने का फैसला किया है। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में हमारे नारायणपुर हॉस्पिटल है सरकार का, हमारे चिरई गांव विकास खंड पर भी हॉस्पिटल है सरकार का। अब वहाँ के डॉक्टर्स लोगों के से हम चर्चा करके कि हमारे विधानसभा में जो लोग रह रहे हैं या पूरे काशी के जो लोग हैं, बनारस के लोग हैं, हम लोगों को क्या चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ हम अपने विकास निधि का पैसा दें ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो। जिस चीज़ की आवश्यकता है इस समय, क्या हम रेमडेसिविर इंजेक्शन जो लग रहा है, क्या हम उसके लिए पैसा दे सकते हैं? क्या हम कहीं वेंटिलेटर का बेड क्रिएट करना है हमको, क्या हम उसके लिए पैसा दे सकते हैं? हम इस पर विस्तार से जो हमारे सीएमओ साहब हैं, जो हमारी मेडिकल की टीम है, हमारा जो जिला प्रशासन है, आज हम उनसे चर्चा करेंगे और फिर उसके सापेक्ष हम अपने विकास निधि का पत्र लिखेंगे। ये 17 अप्रैल को जो चिट्ठी आई है माननीय वित्त मंत्री जी के, उसके सापेक्ष। अनिल जी, कोरोना महामारी ने जिस तरह से अपना पांव पसारा है, इसमें जो नॉन कोविड मरीज हैं, जो और रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए अस्पतालों में बेड मिल पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। कई लोगों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई किडनी की बीमारी से, कोई लीवर की बीमारी से मर जा रहा है। तो क्या जिला प्रशासन से आप ये भी बात करेंगे कि कुछ अस्पतालों को नॉन कोविड कर दिया जाए ताकि वहाँ पर ऐसे मरीजों को भर्ती किया जा सके जो कोविड के मरीज नहीं हैं? इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर बात हो रही है और स्पष्ट श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है कि कोविड की चुनौती का हमें एक तरफ सामना भी करना है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे नॉन कोविड पेशेंट हैं, हमें उनके प्रति भी जागरूक रहना है, उनके प्रति हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और ये पूरा जिला प्रशासन इस व्यवस्था को सुनिश्चित करे कि नॉन कोविड जो हमारे पेशेंट हैं, आपने सही कहा
कि नॉन कोविड पेशेंटों की भी जिनके सीने में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गई या पहले से कोई बड़ी बीमारी है, उनकी भी जान जा रही है, उनको भी बचाना है। और हम लोग निरंतर इस पर प्रयास भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अभी कभी चौरा में देखिए हम लोग एडमिट करा रहे हैं। कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको नॉन कोविड के लिए हम लोग कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं हम लोग। ऊपर से भी निर्देश आ रहे हैं, नोडल अधिकारी बनाकर भेजे गए हैं। विशेष तौर पर शर्मा जी हमारे जो विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उनका लंबा अनुभव काम करने का है, यहाँ से लेकर गुजरात तक। उनको बनारस पूज्य प्रधानमंत्री जी ने इसी बात के लिए बिठाया गया है। तो मिलजुल कर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बस एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं आप सभी बुद्धिजीवी भाइयों से भी, आपके समस्त दर्शकों से भी, सभी बनारस वासियों से भी, पूर्वांचल और देश के वासियों से, कि राजनीति करने का समय नहीं है। जिंदा रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा तो आगे चल के राजनीति कर लेंगे, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में हमें उल जुलूल की बातों को जनता के बीच में नहीं लेकर जाना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ सामूहिक प्रयास करना चाहिए और इस चुनौती का सामना करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जो अपने स्पष्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं। हमने इनसे हर विषय पर बात किया और इन्होंने उसका स्पष्ट जवाब दिया। जहां थोड़ी बहुत गलती भी हुई उसको भी स्वीकार किया। तो ऐसा नेता अगर होता है तो जनता को और मीडिया को भी आसानी होती है अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए, और उस बात के पहुंचने पर वो मंत्री या यो विधायक जनता की सेवा में तुरंत लग भी जाता है। आप सब से यही अपील के साथ कि कोरोना महामारी का समय है, एक दूसरे का सहयोग करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और ज़रूरत न हो तो घर से बाहर न निकलिए। नमस्कार।